तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। तो वंस अगेन वी आर बैक टू द दाऊद इब्राहिम सीरीज। एक दिन रुकना पड़ा हमें, उसका कारण मैंने आपको बता दिया था। और दूसरी बात, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं मैं कोई नोट्स वगैरह लेके नहीं बैठता हूँ। मैं अपना समय देख के 35-36 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर 40 मिनट की हो जाए तो उसको ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 GB से ज़्यादा हो जाती है। मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जो ट्रांसफ़र ऐप्स हैं उनके ऊपर डॉलर में पैसे भरूं, मुझे करना नहीं आता। इसलिए मैं उनको 5 GB के नीचे रखता हूं और रिकॉर्ड करके अपने एडिटर को भेजता हूं। परसों वाली वीडियो में कुछ बातें कहनी रह गई थी जो बहुत सारे रीडर्स ने मुझे याद करवाई, और ख़ास तौर पे मेरे राइटर जो मेरी साथ साथ अंग्रेज़ी की किताब लिख रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ पहले उनको सुनाता हूँ, वो अपना अंग्रेज़ी में सब करते हैं, डिक्टेशन देता हूँ, उसके बाद मैं उसी के बेस पे हिंदी की वीडियो बना देता हूँ। तो किताब और हमारी वीडियो साथ साथ चल रही हैं। परसों की वीडियो के बाद मेरे राइटर ने बताया कि जो बातें आपने किताब में लिखवाई हैं उनमें से कुछ बातें आप वीडियो में बोलना भूल गए हैं। तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो समय के हिसाब से को वक्त हो गया था 34-35 मिनट, मैंने वो वीडियो बंद कर दी थी। उस चैप्टर को आज पूरा कर देते हैं, कल से नया चैप्टर लेके इस सीरीज़ को चालू रखेंगे। लोगों ने पूछा कि दाऊद ने क्या पहना था, किस किस्म का बिहेवियर था। पहले छोटी सी बात उसकी करते हैं और बाद में जो पोर्शन रह गया था वो भी आपको सुना देता हूँ। जिस दिन मेरी ये मुलाकात हो रही थी, दाऊद इब्राहिम ने उस दिन पूरा वाइट अटायर पहना हुआ था। फुल स्लीव की वाइट शर्ट, वाइट पैंट, जूते मैंने नहीं देखे क्योंकि टेबल के नीचे क्या पैर थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन उनका जो सिगरेट था वो कार्टियर का था, जो लाइटर था वो भी कार्टियर का था, उनकी घड़ी जो थी शायद वो भी कार्टियर की थी। तो कार्टियर को टेबल पे पड़ा था, सब कुछ तो दिखाई देता था। तो मुझे लगा कि कार्टियर जो ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, वो दाऊद का फेमस ब्रांड होगा या चहेता ब्रांड होगा। और ये भी हो सकता है कि एक दिन एक ब्रांड का सारा कुछ रखना और दूसरे दिन दूसरे का रखना, आने वाले दिनों में वो भी आपको बताएंगे। जब वो आदमी चाय लेके आता था तो पुरानी एस्ट्रे उठा के ले जाता था, नहीं रख जाता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिगरेट चलती रही। लेकिन उस कमरे में वेंटिलेशन का इतना बढ़िया सिस्टम था कि कभी भी ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि कमरे में धुआं हो गया। ये एक बढ़िया बात है। कुछ सिस्टम रखा होगा उन्होंने एग्जॉस्ट का, ताकि जो धुआं वगैरह है वो जल्दी और स्पीड से बाहर निकलता रहे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कहीं वेंटिलेटर कहाँ था या नहीं था। वो ऐसी बातें मैं सोचता नहीं, क्योंकि मेरा वास्ता उस शख्स तक होता है, उसने क्या पहना है नहीं पहना है वो देखना मेरा काम नहीं था। ना मैं कभी किसी की इस किस्म की आदतों पे नज़र रखता हूँ। खैर, उस दिन जब ये जो शख्स मेरे साथ बैठा था उसकी कहानी बाकी की मैं अगले एपिसोड में सुनानी चाहता था, समय की पाबंदी से उसने रोक दिया था। तो जब पूरी बातचीत खत्म हुई, या मैंने आपको बताया था दाऊद इब्राहिम कुर्सी से उठे, 2 मिनट इधर उधर चक्कर लगा के फिर बैठा और फिर उसने बातचीत जारी रखी। उसमें आखिरी बात क्या थी आपको बता देता हूँ। मुझे बताया गया, दाऊद इब्राहिम ने बोला कि ये शरद शेट्टी हैं और प्रभाकर शेट्टी और प्रकाश शेट्टी इनके दोस्त हैं या इनके आदमी हैं जो मुंबई में काम करते हैं। उन लोगों ने अप्रोच किया था शरद शेट्टी को कि इस किस्म से बलजीत परमार की राइटिंग से हमें तकलीफ हो रही है, पुलिस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कुछ अंदर की बातें
बाहर निकल रही हैं और हमारे ही कुछ लोग अंदर की खबरें इस पत्रकार के पास पहुंचा रहे हैं। तो शरद शेट्टी ने वो पूरा किस्सा दाऊद से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे वो पत्रकार है, उन्होंने इंक्वायरी करके दाऊद को बताया। ये दाऊद का कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद को वैसे ही सारा कुछ मालूम था कि बलजीत परमार की रहमान खान से अच्छी दोस्ती है, रहमान खान आपका दोस्त है। मेरे मिलने के पहले रहमान खान का दाऊद इब्राहिम से काफ़ी राब्ता हो चुका था। जब से सऊदी में मक्का शरीफ में इनका समझौता हुआ था आपस में, पठान गैंग का और दाऊद गैंग का, उसमें करता धरता बड़ा फैमिली में होने के नाते करीम लाला का हाथ था, लेकिन रहमान साथ में था। तो वहाँ पे जो इनके रिश्ते बने, उसकी वजह से रहमान के कुछ रिश्तेदार भी दुबई में रहते थे, दुबई आना जाना रहता था। मैं तो पहली बार मिला था, इतनी लंबी मुलाकात, लेकिन रहमान की मुलाकात दाऊद से होती रहती थी। तो वो जो समझौता होने के बाद कि आज के बाद हम भाई भाई हैं, एक दूसरे के खिलाफ साथ नहीं लड़ेंगे, हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, हम अंडरवर्ल्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों का था, वो जितने पठान लोग थे अंडरवर्ल्ड में, वो जा पकड़े गए, जा मारे गए। तो ये खैर उनकी आपस की बात। तो दाऊद का कहना था कि उसने रहमान खान को बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप दुबई आओगे, हो सके तो बलजीत परमार को साथ में ले आना। लेकिन रहमान ने बड़े तरीके से दाऊद को बोल दिया कि बलजीत परमार की नेचर तबीयत कुछ ऐसी है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैं दोस्त जरूर हूँ उसका, लेकिन उसको ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे साथ दुबई चलो, मैं दाऊद इब्राहिम के साथ तुम्हारी मुलाकात करवानी है, या इसके समूह कुछ काम। तो इन दोनों ने ये आपस में मुझे लगता है प्लानिंग बनाई, क्योंकि लंदन में जो शादी थी वो शख्स मेरा भी दोस्त था और रहमान का भी दोस्त था, बड़ा भाई उनका हरभजन लाल मल्ली। मैं नाम भी बता देता हूँ, आगे जाके उसका जिक्र भी आना है। हरभजन लाल मल्ली के छोटे भाई का जन्मदिन था। मुंबई में रहमान के होटल RK में इधर उधर कई बार मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी थी। हरभजन लाल मल्ली का छोटा भाई सुरेंद्र मल्ली, देव मल्ली, परगन मल्ली सब मिल चुके थे। तो पूरे एक पारिवारिक रिश्ता उस परिवार के साथ मेरा बन चुका था, कर्टसी रहमान खान। पंजाबी आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। और वो कोई क्रिमिनल नेचर का आदमी नहीं था, बिजनेसमैन था। बहुत बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था उसका लंदन में। DH मल्ली एंड सन्स बहुत मशहूर फैक्ट्री हुआ करती थी रोकरी रोड बर्मिंघम में, और मेन सोहो रोड। तो खैर, तो इन्होंने कुछ आपस में शायद तरीका सोच लिया कि किसी को बुरा नहीं लगे, इस तरीके से मीटिंग अरेंज की जाए। तो उस शादी में रहमान खान ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने कोई मजबूरी थी, कोई घर में कुछ और फंक्शन थे, और मुझे भेज दिया। और एक तोहफा उस बच्चे के लिए, संतोष सबसे छोटा भाई उनका, छोटे से बड़ा, उसके शादी के लिए मुझे भेज दिया, टिकट भी दे दिया। और आपस में इन्होंने कुछ प्लानिंग कर लिया होगा अंदर से कि वापसी पे मैं बलजीत भाई जब आएंगे दुबई पहुंचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा और आप उनसे मुलाकात कर लेना। तो रहमान की ये नेचर थी, वो किसी को भी एम्बैरस नहीं करता था, किसी की आत्मा को, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाता था, इज्जत बहुत करता था। रिश्ते न बहाने में मैंने अगर कोई मेरा सबसे बढ़िया दोस्त दुनिया में हुआ तो रहमान खान हुआ, जिसको रिश्ते ने बहाने आते थे। तो इन दोनों ने शायद कोई आपस से सलाह मशवरा करके कि चलो ये बढ़िया तरीका है। तो जिस शादी में रहमान को जाना था उस शादी में मुझे भेज दिया, और वापसी पे जब आना था रहमान को तो मालूम था
कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। तो ये शायद उन्होंने आपस में बातचीत करके प्लानिंग कर ली होगी। मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं रहमान को ब्लेम करता हूँ ना दाऊद को। मैं तो वैसे ही मिलना चाहता था, क्योंकि क्राइम मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, और क्राइम से जुड़े लोगों के साथ मिलना गिलना मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वो बीट थी। मैं कवर करता था क्राइम। अगर पॉलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं जानेगा, रूलिंग पार्टी के लीडर्स को नहीं जानेगा, तो क्या खाक रिपोर्टिंग करेगा? तो इसी तरह क्राइम जर्नलिस्ट के लिए भी जरूरी होता है सोर्सेज हर जगह पे रखने, नहीं तो आपको अंदर की बात पता नहीं चलेगी। लेकिन आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिश्तेदारी नहीं होने चाहिए कि आप उसके खिलाफ उसके बात करो, उसका भला करो, उसका नुकसान करो। ये काम नहीं होना चाहिए। विलक्षण रेखा खींच के रखनी चाहिए, जो मैंने हमेशा उस रेखा का सम्मान किया है, कभी उस लक्ष्मण रेखा की उल्लंघन नहीं किया। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि इसीलिए जब आप बड़े ध्यान से अगर वीडियो सुनी हो, बाकी लोग जो भी दाऊद को मिलने गए दुबई, वो अपने आप गए। उनको पता बता दिया जाता था कि ये हमारा ऑफिस है, पर्ल सेंटर में आ जाइए इतने बजे, अपॉइंटमेंट फिक्स होती थी, ये होता था वो होता था। लोगों ने ये भी बोला कि पहले दिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं भी आई वाज लकी कि मुझे होटल में बैठे दाऊद इब्राहिम ने फ़ोन कर दिया कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आ जाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस समय का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना अपनी गाड़ी भेज रहा है मेरे जैसे एक मामूली पत्रकार के लिए। ये दाऊद इब्राहिम का काम करने का तरीका है, जो मैं पहले भी कहा है, कारपोरेट तरीका है। मेरे से क्या लेना देना दाऊद ने? मैं क्या उसका बिगाड़ सकता था या संवार सकता था? कुछ नहीं। लेकिन उसने एक इज्जत रखी, मेरी नहीं, रहमान खान की और दया शंकर साहब की। उनकी वो रिस्पेक्ट करता था, और इसलिए मेरी रिस्पेक्ट करता था कि मैं इन दोनों का दोस्त हूँ। तो दोस्ती जिंदगी में बहुत काम आती है दोस्तों, याद रखना। भाई दूसरे कोई आपके काम आए नहीं आए, लेकिन दोस्त हर समय आपके काम आते। उस दोस्ती के लेवल पे दाऊद ने मेरी इज्जत की, ना कि एक पत्रकार के लेवल पे। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार था, दाऊद मेरे से डरता था, ये था वो था। वो बात नहीं थी। रिश्तों की बात थी, जो दाऊद के इन लोगों के साथ रिश्ते थे और मेरा उनके साथ रिश्ता था। तो रिश्तों से रिश्ते आगे बढ़ते हैं, एक चेन होती है। तो खैर, मुझे दाऊद ने बोला कि शरद शेट्टी मुझे कई बार बोल चुका था कि इस पत्रकार की वजह से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा। तो उसके बाद दाऊद ने शरद शेट्टी को बोला कि आपने सब बातें सुन ली हैं, इसमें कुछ और आपको कहना है तो बताइए। अब ये हमारे सामने पत्रकार बैठा है, इसको पूछ लेते हैं। तो शरद शेट्टी ने कहा नहीं, दैट्स ऑल। तो दाऊद ने कहा कि देखिए, मुझे इन लोगों की बातों से ये एहसास हुआ था कि ये चाहते थे कि मैं आपको बोलूं कि भाई इनका पीछा छोड़ दो, इनके खिलाफ मत लिखना, लेकिन अब नहीं बोलूँगा। क्योंकि जो बातें आपने बताई उनमें से कुछ बातें इन लोगों ने भी मुझे नहीं बताई थी, जहाँ शरद शेट्टी के लोगों ने इसको भी नहीं बताई होंगी। ये एक और दाऊद इब्राहिम का अपने लोगों का ख्याल रखने का तरीका था। उसने शरद शेट्टी को ब्लेम नहीं किया डायरेक्टली कि तुमने मुझे गलत बातें बताई, बलजीत परमार कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे थे।
ये कहा कि इनके लोगों ने शरद शेट्टी को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। बड़े जो लेवल पे लोग काम करते हैं वो अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं, किसी को दूसरे की नज़रों में नीचा नहीं दिखाते, नहीं तो उनका बिजनेस, क्राइम भी एक बिजनेस होता है। बहुत लोग गलत फहमी में है कि क्राइम क्राइम होता है, क्राइम बहुत बड़ा बिजनेस है। लाखों करोड़ों का लेन देन होता है क्राइम के बिजनेस में। इट्स ऑर्गेनाइज बिजनेस। और हमारी एजेंसीज की कमी है कि इसको क्राइम के लेवल पे ही छोड़ देते हैं। अगर आप इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एक बिजनेस लेवल पे करोगे, उसके नतीजे कुछ और निकलेंगे। वो एक और सब्जेक्ट है, उसकी भी बात करेंगे। तो लेकिन उस दिन ये पूरी मुलाकात के बाद शरद शेट्टी के पास कोई जवाब नहीं था। दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी को मेरे सामने बोल दिया कि मैं आपके इस केस में कोई दखल नहीं दे सकता। जो बातें बलजीत परमार ने बताई हैं वो बातें सही हैं और आप मानते हो कि सही हैं। अब इनको इनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। और मुझे वेरी क्लियर टर्म्स में दाऊद इब्राहिम ने बोला कि आपको जो करना है आप कीजिए, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। मेरी ये आदत नहीं है, मैं पत्रकारों के काम में कभी दखल नहीं देता। और मुझे लगता है, अगर मुझे बराबर याद है तो थोड़ा माहौल में दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी को ये भी बोला था कि क्या तुम्हें कभी बलजीत परमार ने कहा कि तुम ये मत करो, वो धंधा मत करो, ये पत्रकारी इसका पेशा है, तो हमें कोई हक नहीं बनता इसको कहने का कि ये रिपोर्ट मत छापो, ये रिपोर्ट छापो। आने वाले दिनों में आपको वो किस्सा भी सुनाऊंगा जब मैंने दाऊद इब्राहिम के खास आदमी के खिलाफ छापा, लिखा और तू मैं भी हुई, लेकिन उसमें भी दाऊद इब्राहिम ने साथ मेरा दिया, अपने आदमी का साथ नहीं दिया। वो किस्सा भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक आदमी जो क्राइम की दुनिया में छोटे लेवल से इतना ऊपर तक उठ के जाता है, वो उसका फील्ड है, उसमें मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके क्राइम को देखना, पकड़ना, करना वो पुलिस का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, इनकम टैक्स का काम है, स्मगलिंग है तो DRI कस्टम का काम है। हम और आप क्या कर सकते हैं उसमें? अगर एजेंसीज अपना काम नहीं करती, उसमें आपका क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है? अगर केस इतने कमज़ोर बनाओगे कि अदालत से उनको सज़ा नहीं होती, उसमें आपका क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, अदालत का क्या कसूर है? तो ये बहुत इंट्रिकेट मामला होता है, बहुत दूर तक जाता है। आधे काम साठ घाट से चलते हैं, कंप्रोमाइज हो जाता है नीचे लेवल पे, केस बनाने में कमजोरियां छोड़ दी जाती हैं ताकि क्रिमिनल बरी हो जाए। तो ये लंबा चौड़ा किस्सा है, लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी, मैं सच बोलने से कभी कतराता नहीं। वो दाऊद इब्राहिम जो उस समय मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था, वो मुझे कह सकता था कि देखिए परमार साहब, पत्रकार होंगे आप, रहमान के दोस्त होंगे, आप दयाशंकर के दोस्त होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरद शेट्टी मेरा आदमी है, वो मुंबई वाले शेट्टी इसके आदमी हैं, आप आइंदा हमारे खिलाफ, इसके खिलाफ मत लिखना। वो बात की है कि मैं उसका क्या जवाब देता, लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े प्यार से शरद शेट्टी की भी इज्जत रखी, मेरी भी इज्जत रखी। उसको कहा कि जब आपके काम में इनका कोई दखल नहीं तो आप इनके काम में दखल मत दीजिए। एक रिपोर्टर आदमी अगर रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? और कोई इनका धंधा नहीं है। बहुत लोगों पत्रकारों के और धंधे चलते हैं। दाऊद ने कहा कि उसको मालूम है
लेकिन ये आदमी ऐसे किसी काम में नहीं है। ये अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करता है, उनको काम करने दो। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद शरद शेट्टी उठ के कमरे से बाहर गया और मैंने देखा कि ये माहौल थोड़ा तलखी वाला है, कुछ इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। मैंने दिल तो मेरा और करता था थोड़ी देर बैठने के लिए, कुछ और बातें करें। ये तो और ही नोट पे बात चली गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि ये कोई पहली मुलाकात तो है, लेकिन आखिरी तो नहीं है। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, मौके बहुत मिलेंगे, बाकी की बातें फिर करेंगे। तब उस स्टेज पे जाके दाऊद ने मुझे बोला था, जो आखिरी बात मैंने आपको पहले एपिसोड में बता दी थी, वो इस पूरी घटना के बाद हुई, जो मैंने अपनी किताब के लिए डिक्टेट करवाई और मेरे राइटर ने मुझे याद करवाया कि ये बातें आप अपने एपिसोड में बताना भूल गए थे। कि दाऊद ने फिर कहा कि आपके बारे में जो रहमान खान ने मुझे बताया था, आप तो उसके बहुत आगे निकले हो, आप उससे भी बड़े हो। आपकी बातों में, आपके बातचीत में, आपके नेचर में एक सच्चाई है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये दाऊद ने कहा, मैं उसकी कदर करता हूँ। ये मेरे लिए एक समय था जब मुझे वहाँ से निकलना चाहिए था। उसके बाद शायद कुछ और बातें होती तो वो जो एक इमेज बना था उसमें शायद कहीं कोई त्रेड़ आ जाती। तब मैंने कहा कि मैं अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है, थका हुआ हूँ, कल सुबह मुझे निकलना भी है, मेरी फ्लाइट है। तो फिर दाऊद इब्राहिम ने बोला कि मेरा ड्राइवर आ जाएगा, आपको छोड़ आएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा वो प्रिंस दोस्त जो है, वो उससे मेरा प्रॉमिस हुआ है, वो आएगा, मुझे एयरपोर्ट छोड़ के जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं वहाँ से निकला। सो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म करनी ज़रूरी थी, पहली मुलाकात वाली। कल से दूसरे इंसिडेंट शुरू करेंगे और ये लंबा सिलसिला चलने वाला है। मैं पूरी डेट्स के साथ, अपने वीज़ाज के साथ, मेरे साथ कौन कौन थे, क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे हुई। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं होगी। तो ये शुरुआत है। कल मैं फिर अपने राइटर के साथ बैठ रहा हूँ, 2-3 चैप्टर लगाऊंगा। उसके बाद फिर रात को, शाम को ये एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा। वो 2-3 दिन चलेगा। जैसे जैसे किताब बन रही है वैसे वैसे आपके एपिसोड बन रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल के लिए माफ़ी कि मुंबई की बड़ी खबर आ गई थी, इसलिए वो वीडियो बनाना पड़ा। आज उसका फॉलोअप एक्शन था, मैंने कहा था मैं बनाऊंगा, इसलिए आज देर रात, अभी 9:30 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शायद आधे घंटे तक आपके पास की वीडियो पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।